गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग डिस्कस शुरू कर लेते हैं। आज का सेट नंबर ज्योग्राफी का 103 103 सेट नंबर 103। आप लोग फटाफट लाइव हो जाएं। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 103 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या है। 103 सेट नंबर क्वेश्चंस नंबर आपके यहाँ आ रहे हैं 111। 111 से शुरू होगा यहाँ हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? ठीक है, अब देखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे काली कपासी कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किरणोजम, ठीक है, किरणोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, हेलो। ठीक है जी, अब देखेंगे कि भारत में काली मृदा का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में या क्षेत्र में फैला हुआ है। किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो यह मृदा 15.2%, यह मृदा 15.2% भारत में विस्तृत है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये काली मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में होगा। तो आपके महाराष्ट्र राज्य में। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है जी, सही उत्तर इसके सी हो जाएंगे। इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये प्रतिशत से देखा जाए तो भारत में यह 15.2% फैला हुआ है। काली मृदा का विस्तार है हमारे भारत में। और देखेंगे कि भारत के इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है काली मृदा का, तो वो है महाराष्ट्र आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है इसमें दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ आपके दलदली कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पाई जाने में से देखा जाए तो सभी के सभी दलदली मिट्टी भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है। दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो बेगूसराय के टाल क्षेत्र में दलदली मृदा भी पाई जाती है।
ठीक है, तो ये दलदली आपके क्या होंगे, सही होंगे। नवीन मृदा तो हमारे उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 90% फैला हुआ है। ठीक है, ये तो होगा ही आपके नवीन जलोढ़ मृदा। साथ साथ में बाल सुंदरी मृदा की बात करें तो ये भी फैला हुआ है। इसे दोमट दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया इन सब क्षेत्रों में भी बाल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है। लेकिन बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक दक्षिण बिहार में है, सबसे अधिक। लेकिन ये तीनों मृदा पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? तो आपके उत्तरी गंगा मैदान में। तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है पूछा जा रहा है, तो ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं पाई जाती है यानी कि सब पाई जाती है, तीनों के तीनों पाए जाते हैं, तो सही उत्तर इसमें आपके क्या हो जाएंगे? ई हो जाएंगे। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, बाल सुंदरी मृदा जो है उत्तरी बिहार में कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम इसे मान लें कि ये नहीं पाया जाता है बाल सुंदरी, तो बाल सुंदरी मृदा का विस्तार वैसे सबसे अधिक कहाँ है? तो दक्षिणी बिहार में है, परंतु इसका विस्तार आपके उत्तरी बिहार में भी है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है? नॉन ऑफ द अबव। ई इसके सही उत्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली जाए। नाजका प्लेट किस के बीच स्थित है? तो ये नाजका प्लेट एक लघु प्लेट है। ये क्या है? एक लघु प्लेट है। ठीक है, बृहद प्लेट नहीं है, नाजका एक लघु प्लेट है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य मिलेगा। और इसी दोनों प्लेटों के टकराव से एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। तो यहाँ हम दिखाएंगे आपको नाजका प्लेट को, या फिर इस क्षेत्र में एक डायग्राम बनाता हूं, इसे हटाना पड़ेगा। डायग्राम यहाँ छोटा पड़ जाएगा। समझने के लिए ठीक है, ये मैं लिख दिया दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है जी। इस क्षेत्र में एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट मिलेगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में भी एक प्लेट मिले। ये सब प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत प्लेट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रशांत प्लेट। यहाँ प्रशांत प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट होगा आपके क्वान डी फूका होगा। ठीक है, क्वान डी फूका। क्वान डी फूका प्लेट के, और ये आपके अमेरिकन प्लेट हो गया। ठीक है, इन दोनों के टकराव से यहाँ पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ये प्लेट टकराया और ये प्लेट टकराई, तो एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसे रॉकी
पर्वत श्रेणी कहते हैं, रॉकी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब देखेंगे कि ये है आपके मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका है, मिडिल अमेरिका। तो मध्य अमेरिका इस तरफ, और ये एक प्लेट है और इसका नाम है कोकोस, कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट है, ये भी लघु प्लेट है। और यहाँ एक प्लेट है, इसको कहा जाता है नाजका। नाजका, ये प्रशांत प्लेट है। ठीक है, ये नाजका प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। इन दोनों के टकराव से इस क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसका नाम होगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, अब यहां देखते हैं कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है। तो आंसर में क्या बताया गया है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये दक्षिण अमेरिका है, और ठीक दक्षिण अमेरिका के बीच में नाजका प्लेट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर यहाँ देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, उसके बीच में एक प्लेट है जिसको कहा जाता है जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। ठीक है, मध्य अमेरिका, यहाँ देखेंगे मध्य अमेरिका और अटलांटिक महासागर, ये सब अटलांटिक महासागर है, ये मध्य अमेरिका है, इधर में अटलांटिक महासागर है। दोनों के बीच, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में एक प्लेट है जिसको कहते हैं कोकोस। ठीक है, मध्य अमेरिका ही पूछा जा सकता है, या अटलांटिक महासागर पूछा जा सकता है, या कैरेबियन सागर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ है आपके कोकोस प्लेट। ये सब लघु प्लेट है, प्रशांत प्लेट के टूटने से ही इन प्लेटों का निर्माण हुआ है, ये लघु प्लेट कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहाँ सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, ए। 13 का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली जाए। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, नवीकरणीय, ठीक है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहा जाता है। तो नवीकरण इसमें किसका होगा, नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो जल तो है, नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, सौर भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला नहीं है। ये संसाधन खत्म हो सकता है, इसका पुनर् नहीं होता है। ठीक है, रिन्यूएबल नहीं होता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे 114 का सही उत्तर क्या, बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। तुमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। तुमेश्वर, तुमेश्वर की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा, तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होगा बूढ़ी, बूढ़ी गंडक। ठीक है जी, बूढ़ी गंडक, कोशी नदी आपके नेपाल से आती है। ठीक है, कमला उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों में, चीड़ के वनों से संबंध है। चीड़, चीड़ एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है, तो चीड़ के वनों से संबंध इसमें इसमें से कहाँ है, तो देखते हैं चीड़ के वन। तो चीड़ के वन की हम बात करेंगे, इस यह या इस प्रकार के वन, इस प्रकार के वन हिमालय, हिमालय श्रेणी श्रेणी में पाई जाती है, में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें
की ऊंचाई की बात करें तो यह 1200 मीटर से 3000 मीटर के मध्य ये चीर के वन पाए जाते हैं। और कहाँ, तो हिमालय श्रेणी। और ये रुहेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, रुहेलखंड भी नहीं होगा, बुंदेलखंड भी नहीं होगा और झारखंड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सभी क्षेत्र पठारी है। ये सभी क्षेत्र क्या है? पठारी है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय पतझर या पर्णपाती वन पाए जाते। ठीक है जी। तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो सही उत्तर उपयुक्त में से कहाँ आएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। ठीक है जी। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। ई मैंने यहाँ भी दर्शा दिया, ई इसके क्या होंगे? सही उत्तर। चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय की ऊंचाई पर। ठीक है। और ये क्षेत्र कहाँ का है? तो पठारी क्षेत्र का है। तो यहाँ पर आपके चीड़ के वन नहीं पाए जाएंगे। इस क्षेत्र में आपको पर्णपाती या पतझर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ठीक है। विच मेथड डज द अर्थ यूज टू रिसीव सोलर एनर्जी? तो सोलर एनर्जी रेडिएशन से होता है, अर्थात विकिरण से। विकिरण इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये चालन क्या होता है? कंडक्शन होता है, यानी एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर गर्म होगा, उसी को कहा जाता है कंडक्शन। एक तरफ गर्म करेंगे दूसरी तरफ जाकर के फिर धीरे धीरे फैलता है, उसी को कंडक्शन कहा जाता है। संवहन का मतलब होता है गर्म हवाएं सतह से ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, उसे संवहन कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? विकिरण, रेडिएशन होता है सन का। ठीक है, रेडिएशन। तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो रेडिएशन, विकिरण है। ठीक है जी, सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ठीक है, तो चक्रवात के केंद्र में, ये देखेंगे ये केंद्र हो गया, और केंद्र में क्या होता है? तो निम्न वायु दाब होता है। ठीक है, जब निम्न वायु दाब होगा तो उच्च वायु दाब कहाँ होगा आपके? तो बाहरी क्षेत्र में। तो बाहरी क्षेत्र से देखेंगे हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती, ये देख रहे हैं केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है और ये हवाएं घूम घूम कर आती है, तो इसी को कहा जाता है आपकी चक्रवात। इस चक्रवात में केंद्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब होता है, और बाहर में क्या होगा? उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर होगा। इस सब क्षेत्र में क्या होगा? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें जो है घूम घूम कर आ रही है, उसी को चक्रवात कहा जाता है। तो आपके सही क्या उत्तर होगा? निम्न दाब, यानी लो प्रेशर। ये इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, सही उत्तर इसके क्या होंगे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नीलगिरी में किया गया था। नंदा देवी की बात करें तो यहाँ 1988 में किया गया। नोकरेक की बात करें मेघालय में है। ठीक है, ये यहाँ भी 98 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1986 में कहा किया गया था? नीलगिरी में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 86 में कहा किया गया था? तो नीलगिरी में। सही उत्तर नीलगिरी होगा। यहां देखते हैं विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली एक चक्रवात है, जो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसे चाहे तो आप यहाँ एक मैप के द्वारा समझ सकते हैं, डायग्राम के द्वारा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और इस क्षेत्र में एक चक्रवात आता है। हाँ, निम्न वायु दाब बना हुआ है, हवाएं जो है घूम घूम करके यहाँ पहुंच रही है हवाएं, और इस क्षेत्र में जो चक्रवात आता है, देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जो चक्रवात आता है इसी को कहा जाता है विली 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 चक्रवात। विली विली चक्र ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में आता है? तो आप देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में चक्रवात आता है। ये चक्रवात है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? ये हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जल डमरू मध्य, इसे स्थमस कहा जाता है। तो स्थमस का क्या अर्थ होता है? देखेंगे कि ये एक जलीय भाग है। जलीय भाग है, यानी कि कोई सागर है, ठीक है, और यहाँ भी एक जलीय भाग है। जलीय भाग है, ये भी एक जलीय भाग है। इन दोनों के मध्य एक स्थल है। ये क्या है? तो स्थल है, ठीक है, स्थल है। अब ये स्थल इन दो जलीय भाग को जोड़ता है, इसी को कहा जाता है स्थमस, ठीक है, जिसे कहा जाता है जल डमरू मध्य, ठीक है। दो जलीय भाग को जोड़ने वाला स्थल को कहा जाता है स्थमस, ठीक है। तो देखते हैं, समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना नहीं, दो भूखंडों को विभाजित करने वाला जल की पट्टी, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी, ठीक है, भूमि की संकरी पट्टी। ये दो महासागर हो या जलीय भागों को विभाजित करती है, उसी को कहा जाता है इस्थमस, ठीक है। और एक होता है जल संधि, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को कहा जाता है जल संधि, ये कहा जाता है जल संधि, ये जल संधि कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेट कहा जाता है। जैसे पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग कर रही है, यानी कि दो भूखंडों को विभाजित कर रही है, ठीक है, उसी को कहा जाता है जल संधि। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? इस्थमस का तो सी हो जाएगा, ही इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो देखेंगे, म्यांमार की सीमा, म्यांमार से लगने वाली सीमा कौन सा होगा? तो अरुणाचल प्रदेश लगती है, एक नंबर। दो नंबर में देखेंगे नागालैंड, तीसरा देखेंगे तो मणिपुर, चौथा देखेंगे तो मिजोरम। इतने राज्य भारत के किससे लगते हैं? म्यांमार से। लेकिन इसमें असम नहीं लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड लगता है, और बाकी ऑप्शन नहीं दिया है। तो नहीं लगती है पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम, ठीक है जी। नेक्स्ट, देवदारू लिखा हुआ है, यहां देखेंगे देवदार लिखा हुआ है। देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है, कहाँ के?
उष्णकटिबंधीय वनों के, शीतोष्ण वनों के, या शंकुधारी कैनिफेरस वन, ये कैनिफेरस है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ऊंची स्थान पे मिलेगा। ऊंची स्थान पर अर्थात इसे कहा जाता है कि 1500 मीटर से 3000 मीटर के मध्य ऊंचे स्थान पर शंकुधारी वनस्पति, ठीक है, वनस्पति पाए जाते। ये भी हिमालय क्षेत्र में मिलेगा आपको, शंकुधारी, ठीक है। ये शीतोष्ण वनों में नहीं मिलता, ना ही उष्णकटिबंधीय वनों में मिलता है। कहाँ मिलेगा देवदार? तो आपको शंकुधारी कैनिफोरस, ठीक है, कैनिफोरस फॉरेस्ट ही इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखा जा सकता है, ये एक डायग्राम बनाया गया भारत बस समझने के लिए। इसके उत्तरी भाग में आपको पश्चिमी ये मिलेगा, पश्चिमी घाट मिलेगा। ये मिलेगा पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी तट ये हो गया। हम इसे पश्चिमी घाट लिख देते हैं, पश्चिमी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तट मिलेंगे, किस तट को कौन सा तट कहा जाता है के विषय में देखेंगे यहाँ, ठीक है। इस क्षेत्र से यहाँ एक तट मिलेगा, फिर यहाँ एक तट मिलेगा, और यहाँ एक तट। ये तट हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं कोंकण, ठीक है, कोंकण। ये हो गया कनारा तट, ये हो गया कोंकण तट। ये हो जाएगा मालाबार तट, ठीक है। यहाँ से ये क्षेत्र होगा एक तट, ये क्षेत्र होगा एक तट, और ये क्षेत्र होगा एक तट, और ये क्षेत्र होगा, ठीक है। ये कहा जाता है आपके कोरोमंडल ठीक है जी। इसे आंध्र या आंध्रा तट कहा जाता है, ठीक है। इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार ऐसे लिखते हैं। उत्तरी सरकार, ठीक है। और इस तट को, यहाँ वाली, से कहा जाता है आपके तट है, उत्कल कहा, उत्कल, तो उड़ीसा। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोंकण। ये आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। मालाबार कहाँ है? आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ मालाबार है। कोरोमंडल कहाँ है? ये भी दिख रहा है, आंध्रा भी दिख रहा है। यहाँ आपको उत्तरी सरकार दिखेगा, उसके ऊपर में उत्कल दिखेगा, इधर कोंकण तट दिख रहा है, कनारा तट दिख रहा है, ठीक है। और ये काठियावाड़ तट हो जाएगा। कि हम बात करें कि इसकी बात करें, ये हो जाएगा आपके
काठिया काठियावाड़। सभी तट यहाँ दिख रहा होगा आपको, सभी तट को दिखाया गया है, देख सकते हैं सभी तट को यहाँ दिखाया गया है। ये देखेंगे सभी तट को ठीक है जी। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। सभी को पता है खरीफ फसल, ठीक है, जो कब बोई जाती है, इसे मई और जून में जब वर्षा काल शुरू होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन से कहा जाता है। फ्री ट्रेड ट्रेड ठीक है, फ्री ट्रेड जोन किसको कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है फ्री ट्रेड जोन से कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, इसे इसे ज्वारीय ज्वारीय बंदरगाह ही कहा जाता ही कहा फ्री ट्रेड जोन इसे कहा जाता है। इसको कांडला को, जो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, गुजरात राज्य में कांडला फ्री ट्रेड। ठीक है, गल्फ कंट्रीज से यानी खाड़ी प्रदेशों से जो तेल मंगाई जाती है उन लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, इस बंदरगाह पर तेल का व्यापार फ्री में किया जाता है, विदाउट एनी टैक्स। नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहा जाता है। ठीक है, मोल्टेन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्मा, कॉल्ड मैग्मा। इसे क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। पिघली हुई पदार्थ, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। बैथोलित नहीं होगा, ये एक आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा हुआ मैग्मा का एक चट्टान है, इसे बैथोलित कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमता है ये। बेसाल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसाल्ट जब लावा का उद्गार होता है तो पृथ्वी के सतह पर जमने के बाद में जो चट्टान का निर्माण होता है उसे बेसाल्टिक चट्टान कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा। लावा जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो मोल्टेन रॉक जो होता है वो बाहर की ओर आ जाता है, उसे कहा जाता है आपको लावा। लेकिन यहाँ पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे की बात की जा रही है, नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं, मैग्मा। ये भी लावा भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर होंगे। और सही उत्तर आपका क्या होगा, तो मैग्मा हो। मोल्टेन रॉक इसी को कहा जाता है, मोल्टेन या मोल्टेन मटेरियल या मोल्टेन रॉक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती। ठीक है, कौन है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम। ये हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये किससे किससे मिलता है, तो आपके चाइना से या तिब्बत कह लीजिए। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा भूटान हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, 3 देशों से इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाए। नेक्स्ट देखते, बागमती और अधवाड़ा बाढ़ चेतावनी मंडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था, तो ये 2016 में विकसित किया था। बागमती अधवाड़ा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 2016 में की। नेक्स्ट देखेंगे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है,
अनवीकरणीय है या जैव है? अनवीकरणीय। लौह अयस्क मीन्स लोहा, ये एक ऐसा संसाधन है कि इसकी समाप्ति होने के बाद में इसका फिर से नवीकरण नहीं होता। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। पी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपके अनाई मुद्दी। ठीक है, अनाई मुद्दी है। इसकी ऊंचाई आपकी 2695 है जी। ये महेंद्रगिरी आपके ओडिशा में है, पूर्वी तट पर है ये। ठीक है, ये आपके पूर्वी घाट घाट पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501। ठीक है, टोडा बेडा की बात करें तो ये आपके नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनाई। ये इसके क्या हो जाएंगे? 131 के ये सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को 2 के साथ मिलान करना है। सूची यहाँ दिया गया है, सूची 2 यहाँ दिया गया है। कुछ झील इधर दिए गए हैं, कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है उसके विषय में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे, पुलिकट आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। चिल्का झील आपको कहाँ मिलेगा? ओडिशा में। उलर झील कहाँ मिलेगा? तो कश्मीर में। सांभर झील कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में। तो ए का 3 देखेंगे यहाँ, ए का 3, बी का 1, सी का 4, सी का 4 एंड डी का 2 यानी सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, 132 का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, रेसे वाली फसलें कौन सी है जिसमें फाइबर होता है? फाइबर क्रॉप्स कौन सा होगा? पटसन, गन्ना, अलसी, चावल नहीं होगा ये। ठीक है, कपास, मकई, तंबाकू, मकई नहीं होगा। कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आपके सही उत्तर इसमें क्या हो जाएंगे? सी। 133 का सही उत्तर सी, सभी को पता होगा। ठीक है, सलाल जल विद्युत, ये सलाल जल विद्युत कहाँ है? तो चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी पर इसकी निर्माण की गई है। चिनाब नदी सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? जम्मू व कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू व कश्मीर में स्थित है। सलाल जल विद्युत किस नदी पर निर्मित है? ये तो चिनाब नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे अधिक सब में होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपके मुंबई हाई से तेल निकाला जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन यहीं से किया जाता है और ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, वहीं से ये तेल निकाला जाता है, जिसका नामकरण क्या किया गया है? मुंबई हाई। जो महाराष्ट्र यानी मुंबई से 175 किलोमीटर नहीं सॉरी 176 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 176 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यदि आप देखना चाहें तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसे भी दिखा देता हूं। ये मान लीजिए भारत है और ये आपका मुंबई। ये क्या है? तो ठीक है, मुंबई से इस क्षेत्र में यही है आपका मुंबई हाई। ये है आपका मुंबई हाई। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? 176 किलोमीटर। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई हाई की दूरी 176 किलोमीटर है। अब यहाँ से तेल निकालना कब से शुरू किया गया? तो 1975। ठीक है, तेल निकालना शुरू किया। तेल, ठीक है, तेल
निकालना शुरू किया। वर्तमान में सबसे अधिक तेल इसी क्षेत्र से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आपके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं? सी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में थे? आधुनिक उद्योगों में थे इनमें से कौन? चाय, कपास और चीनी प्राचीन है। जूट, रेशम और कपास, कपास, जूट और कोयला खदान। आपके सही उत्तर हो जाएंगे जूट, रेशम और कपास। 20 के क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि आधुनिक उद्योगों में से, ठीक है, जूट, रेशम और कपास। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट इसकी उद्गम स्थल है। देखेंगे कि ये है आपके मानसरोवर झील के इस तरफ में एक ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी की उत्पत्ति। ठीक है, सिंधु नदी को यहाँ देखेंगे, भारत में जब ये प्रवेश करती है, यहाँ दो पर्वत श्रेणी मिलेगा और ये दो पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी आपको कहाँ आती है? तो ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी। ठीक है, और ये सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती हुई, ये देखेंगे डेल्टा का निर्माण करती हुई ये अरब सागर में गिर जाती। ये क्या है? तो अरब सागर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके लद्दाख और ये आपके जास्कर इन दोनों श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। इस ग्लेशियर का नाम है आपके सोना ख्याबाब। ठीक है, का नाम है सोना ख्याबाब हिमानी। और यही है आपके मानसरोवर झील के निकट से आपके सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखेंगे शेषनाग झील से किस नदी की उत्पत्ति होती है? का नाम है लद्दर। ठीक है, लद्दर नदी की उत्पत्ति होती है। और हम यदि रोहतांग दरे की बात करें तो यहाँ से दो नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक नदी की नाम होगी रावी नदी। ठीक है, रावी नदी, और दूसरा आपकी कौन सी नदी होगी? ब्यास। दो नदी की उत्पत्ति है, एक रावी नदी की और दूसरी ब्यास नदी की। कहाँ से? रोहतांग। ठीक है जी, नेक्स्ट किया जाए। ऑनलाइन टेस्ट दिए, ये क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं कैसे करा रहा हूँ? कौन सा ऑनलाइन टेस्ट मार दिया भाई आपने? पी कुमारी, ऑनलाइन जो टेस्ट दिया उसमें ये क्वेश्चन तो नहीं है। क्या बात हो रही है? 103 ही तो मैं करा रहा हूँ आज का तो 103 ही है। देख लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए आपको कौन सा ऑनलाइन टेस्ट मिला है। ये 103 का 103 देखिए करा रहा हूँ। 103 सेट नंबर 103 रूबी कुमारी, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में 80 से
90% कार्बन पाई जाती है। पीट की बात करें, ठीक है, तो पीट में 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस की बात करें, बिटुमिनस की तो 60 से 80% कार्बन की मात्रा हो, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है किसमें? एंथ्रासाइट 80 से 90% है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि मैं कुछ द्वीप यहाँ बना रहा हूँ, कुछ द्वीप, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसका नाम है उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये है मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। ये है दक्षिणी दक्षिणी अंडमान, और ये है लिटिल लिटिल अंडमान है। ये है कार निको निकोबार, ठीक है, कार निकोबार है। ये है लिटिल लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट ग्रेट निको, ठीक है। ये सब के सब क्या है आपके? तो द्वीप है, सभी के सभी, ठीक है। इन द्वीप को दो भागों में विभाजित करती है 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करती है 10 डिग्री चैनल। अब हम बात करेंगे इसकी, तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, और एक द्वीप आपको यहाँ मिलेगा। इस द्वीप का नाम है भी ज्वालामुखी द्वीप है, और इसका नाम है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। और ये द्वीप जो होगा इसका नाम होगा बैरन, ठीक है जी, बैरन। ये है बैरन, ठीक है जी, अभी मैं गिरता, बैरन, ठीक है जी। चलिए, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? अंडमान निकोबार। तो आप देख रहे हैं ना, अंडमान में है और इधर क्या है? निकोबार है, निकोबार है। चलिए, सही उत्तर ए होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख ली जाए। आपदा प्रबंध के प्रमुख अंगों में कौन निम्नलिखित शामिल है? पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण बिल्कुल है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, ये भी सही है। आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, ये भी सही है। यानी सभी के सभी सही हैं। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपदा से संबंधित है। आपदा में पूर्वानुमान लगाया जाता है, चेतावनी एवं प्रशिक्षण भी दी जाती है कि कैसे बचना है, ठीक है, ये सब बताई जाती है, प्रशिक्षण भी दी जाती है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां भी चलाई जाती है, ठीक है। आपदा के बाद प्रबंधन कार्य भी किया जाता है कि आपदा आ गया तो मैनेजमेंट द्वारा कुछ क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। जो तहस नहस हो चुके हैं उसे फिर से पुनर्निर्माण की जाती है, लोगों को बचाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी के सभी आता है आपके आपदा प्रबंध के प्रमुख अंग है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सही है, अर्थात डी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों सही है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो ये आपके यानी कि 2013 में किया गया था, ठीक है। बिहार, यहाँ देखेंगे बिहार बाल बजट, बिहार में
पाल बजट, पाल बजट की शुरुआत की शुरुआत 2013 से 2014 में किया। यह भारत का तीसरा तीसरा राज्य है जहां जहां बाल बजट बाल बजट की शुरुआत की गई है, की गई। ठीक है, तो प्रथम प्रथम राज्य कौन होगा? ठीक है, दूसरी या दूसरा राज्य कौन होगा? ठीक है, तो प्रथम है आपके असम और द्वितीय है आपके केरला। और तीसरा क्या होगा? आपका बिहार। यहाँ मैं लिख दिया। तीसरा कौन होगा? तीसरा राज्य जहां पर 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या हो रहे हैं? नेक्स्ट, काजीरंगा किस राज्य में है? तो असम। और किसके लिए ये प्रसिद्ध है? ठीक है, तो गेंडा के लिए। गेंडा एक सिंह एक सिंह वाला एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। ठीक है जी, ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, यहाँ भी एक डायग्राम बनेगा कि आपको समझ में आएगा। चलिए, आप डायग्राम बनाया गया, यहीं से आपको समझना है। यहाँ एक घाट मिलेगा, इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट मिलेगा। ठीक है जी, और हो जाएगा ये पश्चिमी घाट। अब आपको दिखाया जाएगा यहाँ एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। ठीक है, इस क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी, उसके नीचे ही एक पर्वत। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी के इस क्षेत्र में आपको एक और पहाड़ मिलेगा। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दिया जाए, है ना? नामकरण कर दिया जाए कि ये है क्या? ये होगा आपके विंध्यन पर्वत से, ये होगा सतपुरा सतपुरा श्रेणी, ये होगा विंध्यन श्रेणी, और ये होगा आपका महादेव पहाड़ी, ये होगा महादेव पहाड़ी। ठीक है, और ये का आपके सह्याद्री, जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, वहां सह्याद्री लिखा हुआ है। सह्याद्री, सह्याद्री या
पश्चिमी घाट, पश्चिमी। अब इसे कहा जा रहा है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में क्या है? महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा। देखेंगे सतपुड़ा के ऊपर में क्या है? महादेव। तो महादेव कितने नंबर पे है? एक। तीसरा में आएगा सतपुड़ा, दूसरा में देख रहे हैं ना, महादेव के पास सतपुड़ा, और सबसे दक्षिण में क्या है? सह्याद्री है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? सी हो जा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम से ही समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे डायग्राम के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है जी, डायग्राम के माध्यम से ही किया जा सकता है। भारत का डायग्राम मैंने बनाया, जहाँ विंध्य श्रेणी को भी दिखाया, महादेव पहाड़ी को भी दिखाया, सतपुड़ा को भी दिखाया, और सह्याद्री या पश्चिमी घाट को भी दिखाया गया। ठीक है, सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, हल्दिया। सही उत्तर आपके क्या होगा? इलाहाबाद। ठीक है, ये देखेंगे, ये एक नदी है। नदी, कहाँ मैंने नदी को दिखाया? और ये नदी कौन सी है? वो गंगा नदी। गंगा नदी है, और इसी गंगा नदी में इस क्षेत्र से लेंगे, ये है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद है, और यहाँ से लेकर के ये हुगली नदी के ये क्षेत्र होगा आपके हल्दिया। हल्दिया होगा। ठीक है, और ये नदी है आपकी हुगली। हुगली नदी है, इसी को कहा जाता है नेशनल वाटरवे। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620। क्या है इसकी? तो लंबाई, की लंबाई 1620 किलोमीटर, जो इलाहाबाद से आपके हल्दिया तक, ठीक है, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद। ठीक है, ये सदिया और धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित स्थित नेशनल वाटरवे 2 है, जो जो असम जो असम के सदिया, तो असम के सदिया से तो असम के सदिया से उबरी उबरी तक विस्तृत विस्तृत है। और इसकी लंबाई क्या है? लंबाई 891। ठीक है, ये आपके कहाँ मिलेगा? तो केरल राज्य। ठीक है, लंबाई इसकी 205 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे कहा जाता है नेशनल वाटरवे है, और ये है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, और ये हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1। तो नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से संबंधित है, तो इलाहाबाद से हल। ठीक है जी, चलिए सही उत्तर इसके भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब कब है? तो देखेंगे 5 मार्च 1851 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ने किया था, तो इनका नाम था थॉमस थॉमस ओल्डहम। ठीक है, थॉमस ओल्डहम के द्वारा किया गया।
स्थापना 1851 में 5 मार्च 1850। ठीक है, नाम क्या था? थॉमस ओल्डहम। ओल्डहम, ठीक है, थॉमस ओल्डहम। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हाजीपुर में है, सभी को पता है, बिहार के हाजीपुर में, पटना और छपरा नहीं। ये इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। यही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने। सबको पता है खरीफ फसल में मुख्यतः धान उगाई जाती है और धान जैसे फसल को ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो उसके पहले यानी कि मानसून के प्रारंभ होने पर इसकी फसल की जाती है, किसकी? खरीफ की। और खरीफ फसलों को जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी क्या है? एक जापानी भाषा है। ये क्या है? जापानी भाषा है। इसे समुद्री भूकंप कहा जाता, समुद्री भूकंप कहा जाता। समुद्र में आता है। स्थलीय क्षेत्र में भूकंप नहीं होगा, महाद्वीप में कहीं भी भूकंप नहीं होगा, समुद्र के भीतर भूकंप इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, सुनामी। सी इसका सही उत्तर होगा। सुनामी कई बार कराया गया है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? ठीक है, वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? धान के लिए होता है, गेहूं के लिए नहीं होता है, चाय के लिए भी होता है। कि धान और चाय को जल की आवश्यकता होती है, बहुत दिनों तक ये जल बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो घातक होता है दोनों। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। 149 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, चलिए ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित? शांत घाटी आपका केरल राज्य में स्थित। ठीक है, यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी घोषणा 1984 ईस्वी में किया 1984 किया गया। तो ये शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और वो किस पर्वत श्रेणी पे है? किस पर्वत पे है? तो नीलगिरी पर्वत पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी घोषणा 1984 ईस्वी में की। ठीक है, बी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 150 क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। यहाँ हमने 150 को टॉपिक का सॉल्व किया। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे देख कर रिप्लाई करूँगा, अवश्य करूँगा। ठीक है जी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।